Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about tissues, section cutting and their methods. सबसे पहले देखते हैं हिस्टोलॉजी क्या होती है. हिस्टोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी और इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों तरह के टिश्यूज जो हैं वो स्टडी किए जा सकते हैं. एक टर्म यूज़ होती है माइक्रोटोमी. माइक्रोटोमी बेसिकली क्या चीज़ है. माइक्रोटोमी बेसिकली एक टेक्निक है जो कि टिश्यूज़ को स्मॉल सेक्शंस के अंदर कट करने के लिए यूज़ होती है. मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्लांट के कोई टिश्यूज़ हैं और आप उनको कटिंग उनकी करो, तो इसका मतलब है कि वो टेक्निक जिसके अकॉर्डिंग आप उन सेक्शन टिश्यूज़ को सेक्शंस में काटेंगे उसको माइक्रोटोमी कहेंगे. ये टेक्निक हिस्टोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों तरह की स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है और इसके अंदर टिश्यूज जो हैं उनको पैराफिन के अंदर रखा जाता है और पैराफिन के अंदर एम्बेडेड होने के बाद उसके बाद उनको स्मॉल सेक्शंस के अंदर काटा जाता है. वो चीज़ जिससे टिश्यूज़ को काटा जाता है उसको माइक्रोटोम कहा जाता है. तो यहाँ से ये जो लिखी हुई है आप माइक्रोटोम की डेफिनेशन करेंगे. टिश्यूज़ की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की डिटेल स्टडी करने के लिए. तो टिश्यूज़ की प्रॉपर स्टडी के लिए उनको सेक्शन के अंदर काटा जाता है. फिर उसके बाद उनकी स्टेनिंग की जाती है. स्टेन इस वजह से किया जाता है ताकि उनके अंदर जो उनका स्ट्रक्चर है वो क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आए और उनका जो सेक्शन है वो क्लियरली विजिबल हो. और उसके बाद उनको स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है. और ये सारी प्रेपरेशन जब कर रहे होते हैं तो इन सबको कहा जाता है कंबाइनली कि ये हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स हैं कि टिश्यूज़ को काटना, सेक्शन कटिंग करना, फिर उनको स्टेन करना, उनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना, ये सारी की सारी होंगी हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर स्टडी कर सकते हैं. तो इसके अंदर इस सारी चीज़ को अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शनिंग की. किस तरह से सेक्शनिंग की जाती है. तो बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो इतने थिक होते हैं कि वो डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी नहीं किए जा सकते. उसकी रीज़न ये होती है कि माइक्रोस्कोप की जो लाइट होती है वो प्रॉपरली उनके अंदर से गुजर नहीं सकती. तो फिर ऐसे केस में सेल्स को छोटे छोटे जो हैं वो स्लाइसिस के अंदर कट किया जाता है और ये टिश्यूज़ के स्लाइसिस होते हैं. मीन्स उनको स्मॉल पार्ट्स के अंदर कट कर लिया जाता है और इनको कहा जाता है सेक्शंस. और जब सेक्शंस बन जाते हैं तो उनको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया जाता है और क्योंकि थिन होने की वजह से लाइट उनके अंदर से इजीली पास कर सकती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्शनिंग, जिसके अंदर टिश्यूज़ को काटा जाता है और टिश्यूज़ के अंदर एक सेल को कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है. टिश्यू जो होते हैं वो मिलकर कोई भी बॉडी या स्ट्रक्चर जो है उसको कम्प्लीटली बनाते हैं. अगर इसकी थिकनेस देखी जाए तो 5 to 10 माइक्रोमीटर्स थिक होते हैं. सेक्शनिंग के लिए जो मोस्टली मेथड यूज़ होता है उसको पैराफिन मेथड कहा जाता है. ये टेक्निक जो है वो हर जगह पर यूज़ नहीं की जा सकती. जैसे हार्ड टिश्यूज़ वगैरह, प्लांट की वुड वगैरह के टिश्यूज़, एनिमल्स की बोन वगैरह के टिश्यूज़, इनको स्टडी करने के लिए हेल्पफुल नहीं होती. लेकिन इसके अलावा बाकी सारे अल्टरनेटिव मेथड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. इसके अंदर जितने भी रिएजेंट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत जल्दी आपको ईजीली कहीं से भी मिल जाते हैं और नॉर्मली वो ज़्यादा टॉक्सिक भी ह्यूमन्स के लिए प्रूव नहीं होते. तो इसके अंदर आपने देखना है सेक्शन की डेफिनेशन, सेक्शनिंग की डेफिनेशन और पैराफिन मेथड जो है वो किसको कहा जाता है, ये चीज़ें आपने इसमें देखनी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स फॉर मेकिंग हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस. सबसे पहला मेथड है इसके अंदर ग्रॉस कटिंग, जिसके अंदर सबसे पहले स्पेसिमेन को प्रॉपर साइज के अंदर काट लिया जाता है. उसके बाद उसको एक प्रॉपर जिस पोजीशन पे उसको रखना होता है उस पोजीशन पे उसको, उस ओरिएंटेशन पे उसको मेंटेन कर लिया जाता है. उसके बाद उसके मल्टीपल सेक्शंस जो हैं उनको कट किया जाता है और उसके बाद उनको डायरेक्टली जब उसकी सेक्शनिंग हो जाती है तो डायरेक्टली उसको फिक्सेशन के लिए
प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अंदर आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे फिक्सेशन। बेसिकली बायोलॉजी के अंदर फिक्सेशन इस वजह से की जाती है ताकि जो टिश्यूज़ वगैरह है, सेल्स वगैरह हैं, वो डेथ के बाद जल्दी डिके ना हो, ख़त्म ना हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब डेथ ऑर्गेनिज्म की होती है उसके बाद उसके सेल्स वगैरह डीकम्पोज होने लग जाते हैं, लेकिन अगर फिक्सेशन मेथड के थ्रू उनको प्रिजर्व कर लिया जाए तो उनकी डिकम्पोजिशन के चांसेस और उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स में हम स्टडी करेंगे केमिकल फिक्सेशन। केमिकल फिक्सेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है ऐसी ही स्टेट में जिस तरह से उसके लिविंग टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट थे। मीन्स के जब ऑर्गेनिज्म जिंदा था, जिस स्टेट में उसके टिश्यूज़ होते हैं, केमिकल फिक्सेशन के थ्रू उनको उसी स्टेट के अंदर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया जाता है। ऐसे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है जो कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, म्यूको सब्सटेंसेस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सॉल्युबल होने में सॉल्युबल होने से बचाते हैं, क्योंकि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं या काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनिज्म पे पड़ती हैं तो डीकम्पोजिशन के थ्रू या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्युबल होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो उनको इनसॉल्युबल बना देते हैं। फिक्सेशन के लिए पैराफिन मेथड जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्पेसिमन्स जो हैं वो ग्लूटारेल्डिहाइड जिसके अंदर 2.5% सोल्यूशन, फॉस्फेट बफर सेलाइन और फॉर्मेल्डिहाइड 10% न्यूट्रियल बफर्ड फॉर्मालिन, या फिर दूसरे फिक्सेटिव जिसमें ऑस्मम टेट्राऑक्साइड और इसके अलावा यूरानाइल एसीटेट वगैरह यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके टिश्यूज़ को प्रॉपर वे में सेव किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि जब भी उनको स्टडी करना हो तो उनको विदाउट एनी चेंज स्टडी किया जा सके। नेक्स्ट आता है फ्रोजन सेक्शन फिक्सेशन। फ्रोजन सेक्शन मेथड जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ सेक्शंस को फिक्स कर लिया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। माउंट का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज करना। इसको ट्यूमर्स वगैरह रिमूव करने के लिए भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो स्मॉल टिश्यूज़ होते हैं जिनको आपने पीसीज में कट किया हुआ होता है उनको एक क्रायो प्रोटेक्टिव मीडियम के अंदर रखा जाता है और उसके बाद इस मीडियम से उनको निकालने के बाद उनको फ्रोज़न कर दिया जाता है आइसोपेंटेन के अंदर, और वो आइसोपेंटेन जो है उसको कूल डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। उसके अलावा टिश्यू की फिर फर्दर सेक्शनिंग की जाती है और उसको एक फ्रीजिंग माइक्रोटोम के थ्रू भी कट आउट किया जा सकता है। माइक्रोटोम वो चीज़ होती है जिसके थ्रू सेक्शंस को काटा जाता है। फॉर एग्जांपल एक शार्प नाइफ से अगर आप सेक्शन काट रहे हो तो वो नाइफ जो है वो माइक्रोटोम होगी। इसके अलावा जब सर्जरीज वगैरह के दौरान अगर सडनली कोई ट्यूमर पेशेंट की बॉडी में मिलता है डॉक्टर्स को तो वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि ये ट्यूमर मैलिग्नेंट है या नहीं। मैलिग्नेंट वो होता है जो अनकंट्रोलेबल हो, जैसे कि अक्सर लोगों को कैंसर हो जाता है तो वो अनकंट्रोलेबल होता है, उसकी जितनी भी मेडिकेशन कर ली जाए वो बॉडी के किसी न किसी पार्ट में फैलता जाता है। तो इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए भी डॉक्टर्स जो हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग मेथड। प्रोसेसिंग मेथड ऐसा होता है जिसके अंदर टिश्यूज़ के अंदर से जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है और वाटर की जगह ऐसा मीडियम जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसकी वजह से टिश्यूज़ जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उनको सेक्शंस में काटना बहुत ईजी हो जाता है। इस सारी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए इसके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले सैंपल्स को एथेनॉल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। एथेनॉल की डिफरेंट परसेंटेजेस पहले ही बना के रख ली जाती हैं, जैसे 30%, 50, 70, 80, 90, 95 और 100, और हर परसेंटेज के अंदर आप ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए सेक्शन को रखते हैं ताकि उसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाए। उसके बाद फिर आप उसको एक क्लियरिंग एजेंट जो हाइड्रोफोबिक क्लियरिंग एजेंट होता है जैसे कि ज़ाइलिन हो गया, टोलिन हो गया, इनके अंदर उसको रखा जाता है ताकि जितनी भी अल्कोहल सेक्शन के अंदर है वो भी रिमूव हो जाए। उसके बाद उसको एंडिंग पे मोल्टन पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है जो कि एक इनफिल्ट्रेशन एजेंट है
जो कि ज़ाइलीन और टोलिन जो कि सेक्शन के अंदर चले गई होती हैं, जब आपने उसको सेकंड स्टेज के अंदर क्लियरिंग एजेंट जो है उसके अंदर ऐड करते हैं अल्कोहल को रिमूव करने के लिए, तो ये जो लास्ट स्टेप होता है ये उस ज़ाइलीन वगैरह को टिश्यू के अंदर से रिमूव कर देता है। तो ये प्रोसेसिंग मेथड होता है टिश्यूज़ को क्लियर करने के लिए। एम्बेडिंग एक ऐसी स्टेज होती है जो कि सैंपल को डिहाइड्रेट करने और उसको सेक्शंस में काटने के सेंटर में आती है। मींस आपने सैंपल को डिहाइड्रेट कर लिया, उसके अंदर से एक्सेस वाटर रिमूव कर लिया, इसके बाद अब आपने सेक्शन काटने हैं। लेकिन सेक्शन कटिंग से पहले एक और स्टेप आता है जिसके अंदर मटेरियल को एक ब्लॉक के अंदर रखा जाता है और उसके अंदर ये चीज़ का ध्यान किया जाता है कि सेक्शन जो है वो प्रॉपरली इस स्टेज में हो कि उसका कोई भी पार्ट जो है वो लॉस्ट ना हुआ हो, और इसके अलावा उसको उसकी पोजीशन को, उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। तो इस स्टेप को कहा जाता है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के अंदर नेक्स्ट देखते हैं पैराफिन एम्बेडिंग। पैराफिन एम्बेडिंग के लिए सबसे पहले टिश्यूज़ को क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के लिए एक फ्लूइड यूज़ किया जाता है जिसके अंदर एथेनॉल और पैराफिन जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन एथेनॉल और पैराफिन आपस में मिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, लेकिन जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे होंगे उसके साथ ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो क्लियरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो टोलिन होता है। ये प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले टिश्यू ब्लॉक्स को रखा जाता है एथेनॉल और टोलिन के सॉल्यूशन के अंदर 2 घंटे के लिए, जिसके अंदर एथेनॉल 50% होता है, टोलिन भी 50% होता है। उसके बाद सेक्शन को प्योर टोलिन के अंदर रखा जाता है और फिर वहाँ से उठा के टोलिन और पैराफिन के मिक्सचर के अंदर रख दिया जाता है जो कि 50-50% होता है। उसके बाद इसको ओवन के अंदर रख दिया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है 56 से 58 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर जो है पैराफिन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। टिश्यूज़ को फिर उसके बाद प्योर पैराफिन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ओवन के अंदर 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर एक मेल्टेड पैराफिन बॉक्स होता है उसके अंदर 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद टिश्यूज़ को एक मोल्ड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मोल्ड का मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है एक कंटेनर के लिए। तो एक कंटेनर के अंदर कर दिया जाता है जिसके अंदर फिर जो मेल्टेड पैराफिन जो है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ पर एक ब्लॉक बन जाता है। उसके बाद ये ब्लॉक जो है उसको कूल डाउन करने के लिए रख दिया जाता है और फिर वो सेक्शन कटिंग के लिए रेडी हो जाता है। प्लास्टिक एम्बेडिंग जो है वो रिसेंटली यूज़ की गई एक टेक्निक है। इसको इस वजह से यूज़ किया जाता है कि बहुत सी ऐसे सेक्शंस हैं जो कि पैराफिन और नाइट्रोसेलुलोज वगैरह के अंदर सही से कट नहीं किए जा सकते। तो ऐसे सेक्शंस के लिए हार्ड मटेरियल चाहिए होता है जिसके लिए सम काइंड ऑफ हार्ड प्लास्टिक यूज़ होता है, और इसका भी बेसिक प्रिंसिपल जो है वो पैराफिन की तरह ही होता है, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर अल्टरनेशन इसके अंदर आती है। जो चेंजेस उसके अंदर होते हैं वो ये होते हैं कि जो डिहाइड्रेटेड टिश्यू सैंपल होता है उसका साइज़ ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर होता है, उसको लिक्विड प्लास्टिक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर उसके जब हार्ड ब्लॉक्स जो हैं वो बन जाते हैं उनकी सेक्शन कटिंग कर ली जाती है। तो ये मेथड आपने देखे फिक्सेशन के, एम्बेडिंग के और माइक्रोटोमी क्या होता है ये।